गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज फिर एक वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। मैं आपका पवन सर। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर के बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, कर्नाटक वॉर, अंगल मैसूर वॉर के बारे में पढ़ा था। अब हम ब्रिटिश और मराठाओं के बीच जो 3 युद्ध हुए थे उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 23 जून 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में बालाजी राव की अंग्रेजों के साथ हार हुई थी। उसके बाद में मराठाओं की कमर टूट गई थी। फर्स्ट जो एंग्लो वार हुआ वो 1775 से 1782 के बीच में जो युद्ध हुए उनके साथ 1782 में जो युद्ध हुआ वो फर्स्ट एंग्लो वार के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे होता क्या है कि 1772 में पेशवा माधवराव की मृत्यु हो जाती है। उसके कोई संतान नहीं थी। उसके बाद उसका भाई नारायण राव जो गद्दी पे बैठता है, जिसकी राघोबा रघुनाथ राव जो माधवराव और नारायण राव का चाचा था, इसके द्वारा 1773 में नारायण राय की हत्या कर दी जाती है और राघोबा पेशवा पद पे आसीन हो जाता है, गद्दी पे बैठ जाता है। लेकिन जो और मराठा सरदार थे उनको ये राघोबा के द्वारा गद्दी पे बैठना उचित नहीं था। उनमें से एक था बालाजी चरमोदर, जिसे नाना फर्नांडिस के नाम से जाना जाता है। नाना फर्नांडिस के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका नाम था बालाजी चरमोदर, जो फर्नांडिस के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने रघुबा को और मराठा सरदारों के साथ मिलकर पराजित करके भगा दिया और उनके स्थान पे नारायण राव के पुत्र पेशवा माधवराव द्वितीय को 1775 में पेशवा की गद्दी के ऊपर आसीन किया। जब राघोबा इनके द्वारा हार के वो अंग्रेजों की शरण में चला गया और उनके बीच में 6 मार्च 1775 में एक सूरत की संधि हुई अंग्रेजों और राघोबा यानी रघुनाथ के बीच में। इसके तहत रघुनाथ को सालकोट का क्षेत्र, थाना का क्षेत्र और जो बसीनपुर का जो क्षेत्र है वो राघोबा ने अंग्रेजों को सौंप दिया और उसके साथ साथ 1.5 लाख रुपये पेश की अंग्रेजों के द्वारा 6 लाख रुपये राघोबा को दिए गए और अंग्रेजों ने राघोबा को 2500 सैनिक राघोबा की रक्षा के लिए उसे दिए। लेकिन बंगाल और काउंसिल ने इस युद्ध को रोक दिया, क्योंकि ये युद्ध था, ये राघोबा और बॉम्बे काउंसिल के बीच में एक समझौता हुआ, सूरत समझौता, उसके तहत ये संधि हुई थी। लेकिन इसमें बंगाल काउंसिल ने इस युद्ध को बंद कर दिया। आप्टन नामक एक जो अंग्रेज अधिकारी था उन्हें समझौते के लिए मराठा दरबार के अंदर भेजा। लेकिन मराठा दरबार में जाने के बाद आप्टन और मराठाओं के बीच में मतभेद हो गया। जब अराजवार 1875 में अरस्थान पे अंग्रेजों यानी ये राघोबा जो अंग्रेजों की तरफ से था उनके बीच और मराठाओं के बीच युद्ध होता है। उनमें जो सदाशिव जो मराठाओं का सरदार था वो है धोखा कर देता है, इनके साथ विद्रोह है कर देता है और मराठाओं की यहाँ हार होती है, जिसके अंतर्गत 1776 में पुरंदर की संधि होती है जो सुखराम बाबू के सिग्नेचर हस्ताक्षर के द्वारा पूर्ण होती है। पुरंदर की संधि होती है 1776 में। बाद में तेलगांव के मैदान में अंग्रेज और मराठाओं के बीच युद्ध होता है, जिसमें मराठाओं के द्वारा अंग्रेज बुरी तरह पराजित हो जाते हैं। होता क्या है कि अंग्रेज पीछे जो ये अंग्रेजी सेना उनको पराक्रमण करती है, मराठा पीछे होते जाते हैं और तेलगांव जो मैदान था वहां पे ब्रिटिश सेना को चारों तरफ से घेर लिया है। इसके साथ ही 1782 में जो नाना फर्नांडिस था उन्होंने हैदर अली बंगाल के नवाब इनके साथ मिलकर युद्ध किया था। हैदर अली को कर्नाटक पे हमला करने के लिए कहा और हैदर अली ने कर्नाटक पे हमला किया। इसके साथ अंग्रेजी सेना चारों तरफ से घिर गई थी, तो अंग्रेजों ने एक वडगांव का समझौता किया
ट्रीटी ऑफ वडगाम, वडगाम संधि की अंग्रेजों के द्वारा। वडगाम संधि के तहत अंग्रेजों को ने जो सालकोट, जो थाना, जो बशीनपुर, जो क्षेत्र जीता था, वो सभी क्षेत्र मराठाओं को देना था। और इसके साथ साथ वो कभी मराठाओं के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। इसके साथ मराठाओं ने 2 अंग्रेज अधिकारियों को अपने कब्जे में कर लिया। कहा कि जब तक आप संधि पे कायम हैं तब तक ये जीवित हैं। तो लॉर्ड वेल्लेसली ने कहा था कि ये जो संधि थी, वडगाम की संधि थी, ये अंग्रेजी सरकार के ऊपर, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके ऊपर एक शर्मनाक धब्बा था। 17 मई 1782 में सालबाई की संधि हुई, जो एक निर्णायक संधि थी। इस संधि के बाद जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार था, उसका अंत हो गया। उसके बाद में 20 साल तक शांति बनी रही। मराठाओं और अंग्रेजों के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ। सेकंड एंग्लो वार हुआ 1803 में, 1805 में। इसमें क्या होता है, अगर हम ये इंडिया का मैप देखें तो ये जो क्षेत्र है, जो महाराष्ट्र का या पुणे का या ग्वालियर का, ये क्षेत्र था पेशवाओं का। यहां पर थे पेशवा, यहां पर थे सिंधिया, और यहां पर थे होलकर, और यहां पर थे भोसले। यहां पे सिंधिया, यहां पे होलकर, यहां पे भोसले, और यहां पे था पेशवा। सिंधिया थे वो ग्वालियर, माधोजी सिंधिया उस समय वहां के शासक थे। उनकी मृत्यु के बाद दौलतराव सिंधिया गद्दी पे बैठे। जो होलकर थे, उनके शासक थी अहल्याबाई होलकर, जिसकी 1795 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ताबूजी होलकर गद्दी पे बैठते हैं। ताबूजी होलकर की भी मृत्यु हो जाने के बाद जसवंत होलकर गद्दी के ऊपर बैठता है। ये सिंधिया वंश में तो ग्वालियर, पुणे का जो वंश था, उसमें माधोजी सिंधिया जो प्रमुख थे। उनकी मृत्यु के बाद दौलतराव सिंधिया गद्दी पे बैठते हैं। होलकर में अहल्याबाई होलकर की 1795 में मृत्यु हो जाने के बाद ताबूजी होलकर गद्दी पे बैठते हैं। उसके बाद जसवंत होलकर गद्दी पे बैठते हैं। इधर पेशवा नागपुर और पुणे में माधवराव पेशवा, जो 1795 में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बाजीराव द्वितीय गद्दी के ऊपर बैठते हैं। ये बाजीराव द्वितीय है, ये राघोबा के पुत्र थे, यानी रघुनाथ के पुत्र थे। राघोबा तो पेशवा की गद्दी पे नहीं बैठ पाया, लेकिन बाजीराव द्वितीय पेशवा की गद्दी पे बैठा। बाजीराव द्वितीय ने क्या किया, जो होलकर का था शासक था जसवंत सिंह, जसवंत होलकर, इसके भाई की हत्या कर दी। इसके भाई की हत्या करने के बाद जसवंत होलकर ने इनके साथ मिलके इसके ऊपर बाजीराव के ऊपर आक्रमण कर दिया और बाजीराव को पराजित कर दिया। बाजीराव भाग के अंग्रेजों की शरण में चला गया और उन्होंने 1802 में बेसिन की संधि की, जिसके तहत सहायक संधि की, जिसके तहत उन्होंने अंग्रेजों को वो क्षेत्र दे दिए जो बेसिनपुर का था, जो थाना का था, जो सालकोट का जो क्षेत्र था, वो अंग्रेजों को दे दिया। उन्होंने, जैसे बाजीराव का पिताजी या राघोबा अंग्रेजों की शरण में भाग के गया था, उसी प्रकार से बाजीराव सेकंड द्वितीय भी अंग्रेजों की शरण में भाग के चला गया और 1802 में उनके साथ एक बेसिन की संधि की, जो सहायक संधि के नाम से जानी जाती है। सहायक संधि की ये सहायक संधि जो 1802 में बाजीराव के द्वारा जो की गई थी, ये सिंधिया वंश और जो होलकर थे, जो भोसले थे, इनको ये शर्मनाक लगी। तो इन्होंने, सिंधिया और भोसले ने मिलके अंग्रेजों के साथ युद्ध करने का निर्णय लिया। तो वो होलकर के पास गए, लेकिन होलकर उस युद्ध में शामिल नहीं हुआ। इनके बीच में जो युद्ध हुए, उनमें जो संधियां हुई, जो ट्रीटी ऑफ देवगांव, जो देवगांव की जो संधि थी, वो भोसले और ब्रिटिश इनके बीच में हुई थी 1803 में। फिर जो सरजी अर्जन गांव की जो संधि थी, वो सिंधिया वंश और ब्रिटिशों के बीच में हुई थी 1803 में।
जो राजपुर घाट की संधि थी वो होलकर और ब्रिटिशों के बीच में हुई 1805 में। जो सिंधिया और भोसले के बीच में जो संधि हुई थी उनमें वेल्जली था, लॉर्ड वेल्जली। लेकिन 1805 में जो होलकर के साथ जो संधि हुई थी उसमें जॉर्ज बोरलो था। ये 1805 में इनके साथ संधि होने के बाद सेकंड जो वॉर था वो बंद हो गया और इस क्षेत्र में बाजीराव द्वितीय को पेशवा बना के अंग्रेजों ने उनके साथ कुछ संधियां करके कुछ समझौता लागू करके शासन करना शुरू कर दिया। सेकंड वार था। थर्ड वार में क्या होता है कि बाजीराव के समय में एक ग्रुप था पिंडारी, जिन्हें पिंडारी कहा जाता था। ये पिंडारी वर्ग था, ये लूटखोट करने वाला वर्ग था। पिंडारियों ने पेशवा बाजीराव पेशवा के साथ मिलके अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। ये पिंडारी थे जो अंग्रेजी शासन था उनके ऊपर हमला करते थे, लूटखोट करते थे और क्षेत्र छुटवा लेते थे। तो अंग्रेजों ने पिंडारियों और बाजीराव के साथ 1817 और 1818 में तृतीय युद्ध लड़ा, जिसके अंदर पिंडारी 1817 में 1818 में पिंडारी बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच युद्ध होता है, जिसमें बाजीराव द्वितीय को बुरी तरह से पराजित होना पड़ता है और पूरा जो शासन होता है उसके ऊपर, इस पूरे शासन के ऊपर, क्षेत्र के ऊपर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हो जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि एक के बाद एक आपसी फूट के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय जो राजा लोग थे या जो शासक थे उनके आपसी फूट का फायदा उठा के एक के बाद एक युद्ध जीतते हुए संपूर्ण भारत के ऊपर कब्जा स्थापित कर लिया, जो कि 1947 तक उनका चला जब भारत देश आजाद हुआ। तो 1817 से 1818 में जो ये युद्ध हुआ, निर्णायक युद्ध था, इसके बाद ये पेशवा थे, जो सिंधिया वर्ग थे, जो होलकर थे, जो भोसले थे, ये अंग्रेजों की एक कठपुतली मात्र रह गए थे। उनके साथ संधि समझौता करते हुए अंग्रेजी हुकूमत के अधीन वो शासन करने लग गए थे। जो माधवराव सिंधिया था, माधवराव पेशवा था, माधवराव पेशवा 1795 में इसकी मृत्यु हुई। इसने आत्महत्या की थी। 1795 में इसने आत्महत्या की थी क्योंकि जो नाना फर्नांडिस थे वो अपनी जो बोलते हैं कि माधवराव सिंधिया की एक न सुनते हुए वो सब कुछ अपने हिसाब से करते थे, जिससे अपमानित होकर 1795 में माधवराव सिंधिया ने आत्महत्या कर ली और 1800 में नाना फर्नांडिस की भी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से ये तीनों जो वार जो हम देखते हैं कि ये प्रमुख चार जो मराठा वर्ग थे, शासक वर्ग थे, पेशवा, सिंधिया, होलकर, भोसले, इनके आपसी तनाव के कारण, आपसी संघर्ष के का फायदा उठाते हुए अंग्रेजी सरकार या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ऊपर, इस क्षेत्र के ऊपर शासन अधिकृत कर लिया। और दूसरी तरफ जो उसके बीच में साथ साथ भारतीयों में आपसी जो मतभेद थे या जो विद्रोही थे, जैसे सदाशिव, ये जो हर्षवार जो स्थान पे जो युद्ध हुआ था 1700 क्षेत्र में, इसमें सदाशिव ने एक जो मोर्चा संभाले हुआ था दो तरफ का, उसने विद्रोह किया, धोखा किया और अंग्रेजी सरकार का साथ दिया, जिससे जो मराठा था उनकी हार हुई। कि अंग्रेजी सरकार के लालच के द्वारा, भारतीय शासकों के द्वारा अपने साथी शासकों को धोखा देना, भारतीय जो राजाओं के जो सेनापति थे, जो सरदार थे, उनके द्वारा अंग्रेजी सरकार का साथ देना और भारतीय राजाओं का धोखा देना। इस फूट डालो राजनीति करो नीति के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में प्रवेश किया था और अब वो एक शासन करने वाली कंपनी का रूप बना लिया था। उन्होंने अपनी काउंसिल बना ली थी, अपने गवर्नर अलग अलग क्षेत्र को आवंटित कर लिया था। पुणे,
काउंसिल, बॉम्बे काउंसिल, कलकत्ता काउंसिल, इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में बंगाल काउंसिल, उन्होंने अपने क्षेत्र को आवंटित कर लिया था और शासक कर रहे थे। ये अपना तृतीय वीडियो, जो पहले वीडियो में हमने प्लासी के युद्ध, बक्सर का युद्ध, तोरेटिक वार के बारे में पढ़ा था। द्वितीय वीडियो में हमने के मैसूर और एंग्लो वार के बारे में पढ़ा था। अपना तीसरा जो वीडियो आया है, इसमें हमने मराठाओं और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुए हैं उनके बारे में पढ़ा है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।